अंतिम दर्शन बनी घटना। फोन किया था इतनी देर क्यों लगा दी तुमने सावित्री। बच्चों का ख्याल रखना, लौटने में मुझे लेट हो सकती है। इतना बोलकर मानवी तेजी से निकल गई। मानवी को लौटकर आने में रात हो गई। सावित्री बेसब्री से चहलकदमी करते हुए मानवी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मानवी आई, सावित्री दौड़कर कपड़े लेकर आई। मानवी नहा धोकर कुर्सी पर आकर बैठी और सावित्री से पूछा, बच्चों ने खाना खा लिया? सावित्री बोली, हाँ मैडम जी, बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया मैंने। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सावित्री बोली, मैडम जी, आपके सर में मालिश कर दूं? मानवी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। सर में मालिश करते करते सावित्री बोली, मैडम जी आज ही जाना जरूरी था क्या? आप 2 दिन बाद चली जाती, अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। मानवी बोली, 24-25 साल का नौजवान लड़का था। एक्सीडेंट में कहते कहते मानवी का गला भर गया। सावित्री बोली, पता है मुझे मैडम जी, सुबह से ही पूरे मोहल्ले में उस एक्सीडेंट की चर्चा है। आज अंतिम दर्शन करने क्यों जाना था? 2 दिन बाद भी जा सकती थी। माना आपके रिश्तेदार है, लेकिन हर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता है। ये अंतिम दर्शन। मानवी एकदम चुप हो जाती है। थोड़ा शांत होने के बाद बोलती है, उन्हें हमारी जरूरत थी। लेकिन सावित्री, जीवन की सारी सच्चाई अंतिम दर्शन के वक्त ही समझ आती है। मैं भी 35 साल तक कभी अंतिम दर्शन नहीं किया। पहली बार मैंने अपनी बड़ी मौसी जी का अंतिम दर्शन तब मैं भटिंडा में थी। एक दिन अचानक छोटी बहन का फोन आया, बड़ी मौसी को कैंसर हो गया है। सुनकर दिल धक से रह गया। मिलने की प्रबल इच्छा हुई। जल्दी ही ये इच्छा पूरी भी हो गई। छठ पूजा में मैं अपने मायके आई हुई थी और बड़ी मौसी भी वहां आई हुई थी। लेकिन उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्हें अपनी बीमारी से तनिक भी भय है। ये उनका प्रबल आत्मविश्वास था या अपने पैसों का घमंड, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने मम्मी से कहा, वे शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था कि कैंसर सुनकर कोई मुझे देखने आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कोई बेचारी नहीं हूँ। आजकल कोई बीमारी बड़ी नहीं होती। सारी बीमारियों का इलाज संभव है, केवल पैसा होना चाहिए और मेरे पास बहुत पैसे हैं। सुनकर हम लोगों को बहुत बुरा लगा था। हमारे अंदर उनके बीमारी को लेकर जितनी सहानुभूति और पीड़ा थी, वह संभवतः उस वक्त तो खत्म हो गई थी। हम सब अपने अपने घर वापस लौट आए। फिर शुरू हुआ उनके इलाजों का सिलसिला। कभी पटना, कभी रांची, कभी मुंबई, बनारस, सभी जगहों से थक कर वापस आ गए। केमोथेरापी, आयुर्वेद, ऑपरेशन सब कराकर थक गए। अंततः वे लोग लौट कर अपने गांव चले आए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कहा अब ये कुछ दिनों की मेहमान है। ढेरों पैसे खर्च हुए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मम्मी बोली, बड़ी मौसी से मिलने चलने के लिए इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कड़वाहट पर खून के रिश्ते भारी पड़ गए। हम सब बड़ी मौसी जी से मिलने उनके पैतृक गांव पहुंचे। इस बार बड़ी मौसी जी की स्थिति देखकर आंखों में आंसू आ गए। एकदम कमजोर हो गई थी। ऑपरेशन के बाद उनके कमर के नीचे का हिस्सा नाकाम हो गया था।
चलने फिरने में एकदम असमर्थ थी, पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित। आंखों में लासारी और होठों पर भगवान से विनती थी, ये भगवान मुझे उठा लो। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि मुझे ये सजा मिली है। किस जन्म के पाप भोग रही हूँ मनु। इतना बोलकर मम्मी से लिपट कर रोने लगी। पिछले जन्म में पाप किया है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पुण्य जरूर किया था। जो मौसाजी जैसे पति मिले, मौसी जी की सारी जिम्मेदारी उठा लिया था उन्होंने। खाने पीने से लेकर लेटरिन बाथरूम सभी का। उनकी दयनीय स्थिति पर सभी की आंखों में आंसू आ गए। इतना बोलकर मानवी चुप हो गई। ये गहरी सांस लेते हुए मानवी ने बोलना शुरू किया। पता है सावित्री, मौसी जी अपनी जवानी में बहुत सुंदर थी, और उनसे भी ज्यादा मौसा जी। दोनों की जोड़ी देखकर किसी के भी मुंह से यही निकलता था कि बहुत ही फुर्सत में बनाया होगा ऊपर वाले ने इन दोनों को। और लक्ष्मी की तो विशेष कृपा थी उनके घर पर, लेकिन जितना उन्हें अपने पैसे का घमंड था, उससे कहीं ज्यादा उन्हें अपने रूप का घमंड था। और उतना ही उनका मन संकुचित था। किसी को कुछ देना तो जैसे सीखा ही नहीं। किसी की मदद करना उनके शान के खिलाफ था। किसी काले आदमी के हाथ से पानी नहीं पीते थे। गंदगी तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। इस कारण सारे लोग उनसे कतराते थे। हम बहनें भी सामने जाने से कतराती थी। उनकी ऐसी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था मानो ऊपर वाला एक एक कर सारा घमंड तोड़ना चाहता हो। सब कुछ छीन कर उनसे जिसका उन्हें घमंड था, पहले रूप फिर स्वास्थ्य और अंततः पैसों का घमंड भी तोड़ दिया। फिर एक दिन मौसी जी दुनिया छोड़कर चली गई। ये इत्तेफाक ही था कि मम्मी ने मुझे फोन किया था साथ में चलने के लिए, क्योंकि उस वक्त घर पर मेरे पापा और भाई दोनों नहीं थे। वहां जाकर देखा तो 10 से 20 लोग मौजूद थे, जो करीबी रिश्तेदार थे। किसी के चेहरे पर उनके जाने की उतनी तकलीफ नहीं थी, शायद बहुत दिन से बीमार थी इसीलिए। लेकिन मैं जानती थी उन्होंने किसी से दिल का रिश्ता जोड़ा ही नहीं। इन 35 साल की उम्र में ये मेरे जीवन का पहला वक्त था जब किसी मृत व्यक्ति के शरीर को इतने करीब से देखा था मैंने। जमीन पर उनका पार्थिव शरीर लिटाया हुआ था, बांस की अर्थी बनाई जा रही थी। ये सब मैं पहली बार देख रही थी। कौतूहल या आश्चर्य नहीं हो रहा था मुझे, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रह रह कर आंखों में आंसू आ जा रहे थे। कोई आत्मीय रिश्ता नहीं जोड़ा था उन्होंने हम लोगों से। ऐसे तो हम भी गरीब नहीं थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, साधारण परिवार था हमारा। लेकिन फिर भी बड़ी मौसी जी हमें हेय दृष्टि से देखती थी, क्योंकि वो हमसे ज्यादा धनाढ्य थी। जब भी शादी ब्याह या गर्मी की छुट्टियों में हम सब नानी के घर इकट्ठा होते, तब मामा मामी, छोटी मौसी जी के बच्चे और हम भाई बहन सब नीचे बिस्तर लगाकर सो जाते थे। लेकिन बड़ी मौसी जी पलंग पर सोती थी। मेरी मम्मी, नानी, मामी सब नीचे बैठकर बातें करने लगती थी। लेकिन बड़ी मौसी कहीं खड़ी होती तो उनके लिए कुर्सी लाई जाती थी, क्योंकि वह नीचे नहीं बैठती थी और आज नीचे जमीन पर लेटी थी। फिर आई अंतिम दर्शन की बारी। एक एक कर सभी लोग दर्शन करने लगे। मैं भी गई।
उन्हें देखकर ना जाने क्यों अनायास से ही मुझे रोना आ गया और मैं जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकली। मेरे पापा और भाई भी आ चुके थे। 3-4 घंटे वहां रुककर मैं अपने भाई के साथ लौट आई। मेरी मम्मी वहीं रुक गई उनके अंतिम संस्कार तक। लौटते समय पूरे रास्ते मेरा मन बहुत विचलित था। जीवन का ये अंतिम दर्शन, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम सत्य है, ये जानते हुए भी मेरा मन बहुत अशांत था। कुछ दिनों तक ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रही। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।